सदियों रहा है दुश्मन दौर जहां हमारा। इकबाल ने यह बात वैसे तो कही थी हमारे देश के संदर्भ में कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सदियों से होने वाले विदेशी हमलों के बावजूद आज तक सुरक्षित है और आज भी तरक्की कर रही है। आज खतरा हमें न सिर्फ देश के बाहर से है, देश के अंदर भी कुछ अलगाववादी शक्तियाँ, माओवादी शक्तियाँ हैं जो देश को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, और इन पे काबू ना करें तो देश को अपूरणीय क्षति हो सकती है, देश टुकड़े टुकड़े हो सकता है। इकबाल की कही ये शायरी हमारे इंसानी शरीर पर भी बिल्कुल मौजू बैठती है, क्योंकि हमारा इंसानी शरीर भी जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक हमेशा तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस से घिरा हुआ है, उनके हमले झेलता रहा है, उनकी वजह से बीमारियां होती रही हैं। हमारा शरीर अडॉप्ट करता रहा है, अपने आप में बदलाव लाता रहा है, उनसे लड़ने के तरीके सीखता रहा है, अन्यथा हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान हमें सिर्फ बाहर से नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर भी कुछ बीमारियां पनपती हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां, जो हमारे शरीर को जानलेवा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जिस तरह हमारे देश और समाज की रक्षा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की रक्षा के लिए भी हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है, जिसे हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक प्रणाली कह सकते हैं। और इन दोनों व्यवस्थाओं का मूल मंत्र होता है आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। और आज इस इम्यून सिस्टम के बारे में बताने की जिम्मेदारी मैंने ली है। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जानेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है और कब वो ऑटो इम्यून बीमारियां पैदा करता है, और किस तरह से और क्यों हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। वैसे तो ऑटो इम्यून बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, पर मेरा वास्ता ज़्यादातर गठियावाद संबंधित मरीजों से होता है, जिनमें ऑटो इम्यून बीमारी के रूप में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शॉकरेन सिंड्रोम, सोरियाटिक आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा जैसे तरह तरह के गठियावाद देखने को मिलते हैं। पर ऑटो इम्यून बीमारियों में गठियावाद के अलावा डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी आती हैं और कई अन्य प्रकार की बीमारियां आती हैं। पर आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से संबंधित ऑटो इम्यून गड़बड़ी के बारे में बताऊंगा और थोड़ी बहुत चर्चा डायबिटीज़ के बारे में भी करेंगे। चलिए देखते हैं ये ऑटो बीमारियां क्यों होती हैं और क्या होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे देश की रक्षा करती हैं। एयरफोर्स होती है, आर्मी होती है, नेवी होती है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है, सीआरपीएफ होता है, तरह तरह की सभी स्टेट्स की अपनी स्टेट पुलिस होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी तरह तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तरह तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि बी सेल होता है, वो एंटीबॉडी बनाता है। न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो शुरुआती हमले को झेलता है, लड़ता है। इसके अलावा तरह तरह के सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ईसनोफिल्स होते हैं, तरह तरह के सेल्स होते हैं। और ये सारे सेल और इम्यून सिस्टम के जो हिस्से हैं आपस में मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। इनमें से कुछ आक्रमणकारी बैक्टीरिया, वायरस को पहचानने का काम करते हैं, कुछ उनको पकड़ने का काम करते हैं, कुछ उनको मारते हैं, कुछ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, और कुछ इन आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, इनके बारे में याददाश्त रखते हैं और भविष्य की लड़ाई के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा बहुत तब जानते हैं जब आप किसी भी कारण से कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसे हम हीमोग्राम कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम है या 10 ग्राम है। साथ में इस रिपोर्ट में आप ये भी देखते हैं कि कुछ WBC वाइट ब्लड सेल्स के बारे में कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं और प्लेटलेट जो हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और इन्हें हम एक रूप मान सकते हैं रोग प्रतिरोधक प्रणाली का। पर कभी कभी इनका जो मूल मंत्र है आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, इससे हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भटक सकती हैं, उनमें बेवफाई शुरू हो सकती है।
हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अभी तक हमारे आर्म्ड फोर्सेस में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिसिंग सिस्टम है उसमें ज़रूर समय समय पर तरह तरह के करप्शन देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये सुरक्षा एजेंसियां आलसी भी हो जाती हैं, इनके कुछ कर्मचारी नशा भी कर सकते हैं, कभी कभी तो इनकी साठगांठ सीधे असामाजिक तत्वों से होती है और एक माफिया के रूप में मिलकर काम करते हैं। तब हम इन्हें नायक के रूप में नहीं, खलनायक के रूप में देखते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती जैसे जो हमारा रक्षक होना चाहिए वही हमारा भक्षक हो जाता है और ये समाज के लिए खुद खतरा बन जाते हैं। गांव देहात की भाषा में कहें तो बाड़ी ही खेत को खाने लगती है, और उर्दू शायरी में कहें तो आशिया जल गया मेरा घर के ही चिराग से। इस स्थिति को जिसमें कि इम्यून सिस्टम भटक रहा हो या पुलिसिंग सिस्टम बिगड़ रही हो, अंग्रेजी में क्या कहना चाहिए ऐसी कोई कहावत मुझे तो पता नहीं चली। इस वीडियो को देखने वाले किसी दर्शक को कोई अंग्रेजी में ऐसी कहावत पता हो जो इस स्थिति का क्लियरली बखान करती हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे पुलिस को जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर रही है उसे मैं फुलिश कह सकता हूँ या फिर भूलिश कह सकता हूँ, क्योंकि वो अपना काम काफ़ी हद तक भूल जाती है। उसी तरह एक इम्यून सिस्टम भी हमारे शरीर के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे शरीर के लिए रक्षक होना चाहिए, पर कभी कभी यह भी खलनायक का रूप ले लेता है और ऐसी स्थिति में इस रोग प्रतिरोधक प्रणाली को हम आत्मघाती प्रणाली कह सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में तरह तरह के सेल्स होते हैं जो तरह तरह के तरीके से अपने शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। यहाँ पर मैं एंटीबॉडी और टी सेल का उदाहरण दे रहा हूँ। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो ये इम्यून सेल्स या इम्यून कंपोनेंट्स जो हैं उस बैक्टीरिया वायरस को पहचानते हैं और उसे हमला करके ख़त्म कर देते हैं। पर ऐसा कहीं हो कि यह इम्यून सेल्स और एंटीबॉडीज़ खुद के ही शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तब हमारे शरीर के लिए यह चिंता की बात हो जाएगी। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, क्योंकि इस इम्यून सिस्टम में अपने खुद के कुछ चेक पोस्ट होते हैं, कुछ ऐसी प्रणाली होती है जो अपने आप को नियंत्रित करती है और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। और इनकी यह ट्रेनिंग तभी शुरू हो जाती है जब हम गर्भावस्था में होते हैं, तभी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं अपने खुद के शरीर के अंगों को पहचानना सीख जाते हैं। जैसे वो कह रहे हो, अरे तू तो मेरा भाई है रे। और मेडिकल भाषा में हम इसे कहते हैं इम्यून टॉलरेंस, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने शरीर के खुद के सेल्स को अच्छे से टॉलरेट कर लेता है, उन पे हमला नहीं करता है। इसी वजह से उदाहरण देना चाहूँगा कि जब कभी हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, जैसे किडनी खराब हो जाती है तो उसे ट्रांसप्लांट करके दूसरी किडनी लगानी पड़ती है। पर अगर ये जो ट्रांसप्लांट की हुई किडनी हमारे शरीर के संरचना से मैच नहीं करती है, हमारे शरीर के मुताबिक नहीं होती है, टिश्यू मैचिंग सही से नहीं हुई होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे पसंद नहीं करता और इस पर हमला शुरू कर देता है। ऐसे में एक ट्रांसप्लांटेड किडनी भी खराब हो सकती है और हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया है। तो हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम अपने शरीर के हिस्से को तो पहचानता है, उस पर हमला नहीं करता है, पर कोई बैक्टीरिया वायरस आए तो उसे हमला करके ख़त्म करता है, और कोई गलत ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसे भी ख़राब कर सकता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स हैं ये कुछ बिगड़ जाते हैं, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। जैसे वो कह रहे हो कि अरे काहे का भाई किसका भाई, वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब हम कहते हैं कि हमारा जो इम्यून टॉलरेंस था वो ख़त्म हो गया है और ऑटो इम्यूनिटी शुरू हो गई है। और ऐसी स्थिति में ऐसे एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स को हम ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़, ऑटोइम्यून टी सेल्स कह सकते हैं, और ये बिना झिझक अपने शरीर पे हमला करते हैं और गठियावात जैसी बीमारी पैदा करते हैं। अब देखते हैं कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली जब भटक जाती है, बहक जाती है, तो वो किस तरह से काम करती है। यह समझने के लिए फिर से एक पुलिस का मैं उदाहरण आपको दूंगा कि पुलिस के कर्मचारी अगर भ्रष्ट हो जाएं या नशेड़ी हो जाएं तो वो किस तरह से काम करेंगे। अभी 15 अगस्त आने वाला है, शराबबंदी का आदेश जारी होगा। ऐसे में एक अच्छे पुलिसकर्मी को
ये पहचान होनी चाहिए कि उसे कहाँ कार्रवाई करनी है और कहाँ कार्रवाई नहीं करनी है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं भी शराब की बिक्री होगी वहाँ पर वो उसे कार्रवाई करेंगे, जब्त करेंगे। पर कहीं मिनरल वाटर की सप्लाई होगी उसे वो रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। पर अगर पुलिस वाला भ्रष्ट है या नशेड़ी है तो वो अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करके कुछ भी कार्रवाई कर सकता है जो गलत होगा। हो सकता है वो शराब बंदी के साथ साथ मिनरल वाटर की सप्लाई पे भी कार्रवाई कर दे, और हो सकता है कई बार शराब की सप्लाई पे कोई कार्रवाई ना करे। अगर बहुत ज़्यादा नशे में हो, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो या सक्षम ना हो अपने काम में, तो वह मिनरल वाटर के तरह तरह के ब्रांड्स में से नकली और असली की पहचान नहीं कर कर हो सकता असली ब्रांड पे कार्रवाई कर दे और नकली ब्रांड को छोड़ दे। उसी प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम भी भटक जाता है। सामान्य अवस्था में उसे बैक्टीरिया वायरस पर हमला करते बनना चाहिए, परंतु कभी कभी वह उस पर ठीक से हमला नहीं कर पाता है, उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाता है और उन पर हमला करने के बजाय अपने शरीर के खुद के अंगों पे हमला शुरू कर देता है। लिवर, किडनी, जोड़, फेफड़े कहीं भी हमला कर सकता है और इन पे बीमारियां पैदा करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति शराबी क्यों बन जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम किसी किसी व्यक्ति में बहक क्यों जाता है या ऑटो इम्यूनिटी क्यों डेवलप होती है। तो इसका एक कारण होता है हमारा जेनेटिक मेकअप। हमारे सारा व्यवहार, आचार, विचार जो हैं काफ़ी हद तक हमारे जीन्स पर भी डिपेंड करते हैं और उसके ऊपर कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जिस माहौल में हम पनपते बढ़ते हैं उसके हिसाब से भी तय होता है कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। तो पुलिसिंग सिस्टम पर तो ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। देखते हैं कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली क्यों बहक जाती है और क्यों रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं। जैसे मैंने बताया, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जहाँ तक जीन्स की बात करें तो एक जीन होता है HLA-BR1 जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जिम्मेदार होता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन होते हैं, तंबाकू का सेवन होता है खासकर सिगरेट, बीड़ी के रूप में, या फिर कुछ दवाइयाँ भी हैं जो ऑटोइम्यूनिटी की शुरुआत कर सकती हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ जेनेटिक फैक्टर गड़बड़ होने से बीमारी पैदा नहीं होती। जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर भी कुछ होने चाहिए जो उसको स्टिमुलेट करे, उसे छेड़े, जिससे कि ऑटोइम्यूनिटी चालू हो। उसी प्रकार सिर्फ स्मोकिंग करने से या सिर्फ कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेने से आपको ऑटोइम्यूनिटी नहीं शुरू हो जाती। अगर आपका जेनेटिक मेकअप उस तरह का है तभी आपका इम्यून सिस्टम भटकेगा। कभी कभी कुछ खास प्रकार के खान पान से भी इम्यून सिस्टम हमारा बिगड़ सकता है। इसमें खास करके जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, थोड़े नॉन वेजिटेरियन फूड हो सकते हैं, और काफ़ी मात्रा में शुगर या प्रोसेस्ड फूड जो टिन डब्बा बंद फूड होता है वह सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। खाने पीने में किस तरह का परहेज करना चाहिए गठियावात के मरीजों के लिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। जब ये जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों साथ में होते हैं तभी ऑटोइम्यून बीमारी पैदा होती है। अब देखना ये है कि ऑटोइम्यून बीमारियों को पहचाने कैसे। तो जैसा अभी तक हमने बताया कि एंटीबॉडीज़ बनते हैं हमारे शरीर में, हमारा शरीर खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहला लॉजिकल स्टेप यहाँ पर ये लगता है कि हम सीधे एंटीबॉडी टेस्ट करके देख लें। तो जैसे रूमेटॉइड फैक्टर होते हैं, ANA होता है, DSDNA होता है। कई बार पेशेंट इन रिपोर्ट्स को लेकर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा तो रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आया है, या मेरा ANA पॉजिटिव आया है, या मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ये बीमारी शुरू हो गई है। तो यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि इन एंटीबॉडीज़ का उतना महत्व नहीं होता है, कम महत्व होता है। ज़्यादा महत्व होता है यहाँ पर मरीज़ किस तरह के लक्षण लेकर आया है। ये जो टेस्ट हैं कई बार झूठ मूठ के भी पॉजिटिव आ जाते हैं, जिन्हें हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, कि मरीज़ को कोई बीमारी वो है नहीं, पर कुछ अन्य कारण से वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, टेक्निकल कारण से भी आ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मरीज़ क्या लक्षण लेकर आया है और उसकी शारीरिक जांच में डॉक्टर ने क्या खराबी देखी है, कहीं सूजन देखा है, नहीं देखा है, चमड़ी में किस तरह के चेंजेस दिख रहे हैं, आंख में कुछ असर दिख रहा है, एक्सरे में कुछ असर दिख रहा है, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। जो गठियावात के लक्षण होते हैं उसमें वात
का संदेह कब होना चाहिए, यह समझने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जो मैंने एनकार्जिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बनाया है। वह मेरे चैनल में आपको सर्च करने पर मिल जाएगा। इसमें कमर दर्द कब गठियावात हो सकता है या कोई भी दर्द कब गठियावात हो सकता है, वो मैंने विस्तार से बताया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सही लक्षण और शारीरिक जांच में कुछ गड़बड़ी दिखने के बाद, गठियावात का संदेह होने के बाद, सबसे शुरुआती जो जांच होगी वो ये होने चाहिए कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, जिसे हम ESR और CRP कहते हैं। और यह सबसे पहले प्रारंभिक जांच के रूप में, स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किए जाने चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट का महत्व बाद में आता है। हमारे ब्लड में जैसे मैंने कहा कि WBC सेल्स वगैरह के बारे में देखते हैं, प्लेटलेट के बारे में हम देखते हैं, उसके भी मात्रा कितनी है, संख्या घट गई है, बढ़ गई है, कौन से सेल ज़्यादा है, कौन से सेल कम है, इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। और कुछ ख़ास स्थिति में जेनेटिक स्टडी भी की जाती है, जैसे HLA-B27, HLA-B51, 52 और इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं ताकि पता चले कि किसी में गठियावात होने का, ऑटोइम्यूनिटी होने का कितना चांस है। अब ऑटोइम्यूनिटी किसी में शुरू हो गई है, कोई ऐसी बीमारी शुरू हो गई है जो ऑटोइम्यूनिटी के कारण है, तो उसका इलाज कैसे करें, यह समझने के लिए हम फिर से ये देखना चाहेंगे कि एक शराबी और भ्रष्ट पुलिस का इलाज कैसे करना चाहिए। अब कोई सरफिरा यहाँ कह सकता है कि ऐसे व्यक्ति को तो तोप से उड़ा देना चाहिए, परंतु एक सभ्य समाज में यह संभव नहीं है, नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। इसलिए शराबी और भ्रष्ट पुलिस का हम इलाज करेंगे उसका मन बदलकर, जो कि ध्यान रखकर, भजन के साथ में, सत्संग के साथ में, अच्छे विचारों को उसके दिमाग में डालकर हम उसे शरीफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वह सुधर जाए, पर बहुत बार इन सब प्रयासों के बावजूद वह नहीं सुधरता है। ऐसी स्थिति में फिर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेजना ही उचित होता है, जहाँ से वो अपना इलाज कराकर स्वस्थ होकर वापस आकर नॉर्मल काम कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम भी अगर गड़बड़ काम कर रहा है तो उसे इलाज करने के लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करना होगा, पर यह प्रयास सब जगह हर स्थिति में संभव नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ डायबिटीज़ का और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें गड़बड़ी शुरू होती है, हमारी जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है और डायबिटीज़ बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में मुख्य इलाज जो होता है, शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाई के रूप में या इंसुलिन के रूप में दिया जाता है। ये जो ऑटोइम्यूनिटी की प्रोसेस है, उस पर लगाम लगाने के लिए अब तक कोई दवा उपलब्ध नहीं हुई है और उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। परंतु रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ जोड़ों में सूजन कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं जो दर्द निवारक हो सकती हैं या स्टेरॉयड हो सकते हैं, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑटोइम्यूनिटी को कम करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो इस मायने में देखा जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट से बेहतर है। अब ये DMARD दवाइयाँ क्या होती हैं? इसमें अलग अलग तरह की गोलियाँ उपलब्ध हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, लेफ्लोनामाइड है, सल्फासालाजीन है और अभी नई दवा उपलब्ध हुई है टोफेसिटिनिब। ये दवाइयाँ हमारे इम्यून सिस्टम के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग तरीके से असर कर सकती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा इम्यून सिस्टम एक टीम के रूप में काम करता है और ये दवाइयाँ उस पर हमला जब करें तो हमारा इम्यून सिस्टम सुधर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी दवाओं से ही आराम हो जाता है, पर बहुत बार नहीं भी सुधरता है इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से। तब ऐसे में कुछ विशेष प्रकार की DMARD दवाइयाँ दी जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, और ये ज़्यादा तेज़ होती हैं, ज़्यादा असरदार होती हैं और इनके असर से ज़्यादातर लोगों में गठियावात को काबू किया जा सकता है। अब एक बार गठियावात कंट्रोल में आ जाए, ऑटोइम्यूनिटी कंट्रोल में हो जाए, तो क्या वह फिर से बहक सकती है या हमेशा के लिए ठीक हो गई है? इसका जवाब भी देखने के लिए हमें पुलिस वाले का उदाहरण लेना पड़ेगा कि एक बार किसी ने अगर शराब छोड़ दी है, उसकी नशा मुक्ति हो गया है, तो क्या उसे दोबारा लत लग सकती है या नहीं लग सकती है? तो डेफिनेटली उसे दोबारा लत लग सकती है अगर उसकी संगत फिर से गलत हुई तो। उसी प्रकार हमारे इम्यून सिस्टम में भी अगर गलत संगत मिलेगी, जैसे कि पहले बताया इन्फेक्शन, स्मोकिंग, कुछ दवाइयाँ और खान पान में कुछ गड़बड़ी, तो वह भी फिर से बिगड़ सकता है। तो हमारी कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे एक नशा मुक्ति
कर चुके व्यक्ति को बुरी संगत से बचना चाहिए, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी इन्फेक्शन, स्मोकिंग और खाने पान की गड़बड़ चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इन बातों का पालन हम कर पाएँ तो शराब छोड़ने के बाद दोबारा लत नहीं लगेगी और इम्यून सिस्टम के सुधर जाने के बाद वह दोबारा नहीं बहकेगा। तो मेरा ख्याल है ऑटो इम्यूनिटी के बारे में आप आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स पे लिखें। धन्यवाद।